नमस्कार दोस्तों। आज के लेसन में आपका स्वागत है और आज हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित आर्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये आर्टिकल इस हेडिंग से प्रकाशित हुआ है, न्यू पैराडाइम इन एनिमल हस्बेंड्री, जो कि हमारे जीएस मेंस के टॉपिक है, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र से रिलेट करेगा। तो ऐसी मेरी कोशिश होगी किस प्रकार हम करंट अफेयर के माध्यम से भी अपने मेंस के सिलेबस को पूरा कर पाएँ। साथ ही साथ में अच्छे लेसन लेकर आ रहा हूँ इथिक्स के आंसर राइटिंग और इथिक्स के कुछ लेसन को लेकर साथ में, और जीएस पेपर 2 की लक्ष्मीकांत पॉलिटी के भी अच्छे लेसन बनाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल पर बने रहना और लेसन को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही साथ जो इन लेसन की जो पीडीएफ होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। वहाँ पर मेरे खुद के भी सेल्फ जो स्टडी मटेरियल जो नोट्स हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो मैं इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य रूप से इस लेसन में बताया गया है कि किस प्रकार हम हमारा जो कृषि सेक्टर है उसको उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि किस प्रकार किसानों में असंतोष की एक भावना है कि जो फार्म बिल लाई गए हैं उनको लेकर भी काफ़ी चर्चा रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की आजीविका और रोजगार इनसे जुड़े हुए हैं। तो हम लास्ट इसमें क्या किया गया था, मुख्य रूप से हम ये बात कर सकते हैं कि किस प्रकार हम इस सेक्टर को बूस्ट करके सोशल इकोनॉमिक और हमारे जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है उसको हम सही कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक फंड मतलब एक विकास कोष को लॉन्च किया गया। वो मुख्य रूप से क्या है, ये जो आर्टिकल है ना मुख्य रूप से इसी को लेकर बनाया गया है कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लेकर ही ये आर्टिकल बना है कि इस फंड से क्या हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा लाभ हो सकते हैं। तो हमारे मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस है उसमें जो पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं क्योंकि ये एक आर्टिकल के रूप में है। कहीं ना कहीं यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन सकता है कि पशुपालन अवसंरचना विकास कोष किस प्रकार हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है उसको लाभ पहुंचा सकता है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसे इससे क्या होगा, इसके अंदर एक तो ये किया गया है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का मतलब फंड बनाने की बात की गई है, यानी बनाया गया है। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है कि दूध और मांस जो प्रसंस्करण क्षमता है उसको बढ़ाना है, सप्लाई चेन को हमें सही करना है। साथ ही साथ इसमें उद्यमिता और रोजगारों को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उत्पादों का निर्यात होगा, यानी इससे कहीं ना कहीं हमारी देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, लोगों के रोजगार को फायदा होगा, यानी उनकी सतत आजीविका में लाभ होगा। साथ ही साथ इसमें कौन से लाभार्थी है कि मतलब इसमें एक तरह से ये व्यवस्था की गई है कि जैसे कुछ किसान उत्पादक संगठन है या व्यक्तिगत उद्यमी है या एमएसएमई सेक्टर है वो इनसे जुड़ सकते हैं। और इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें एक तरह से ऋण व्यवस्था का प्रावधान है कि यानी 90% तक इसमें लोन देने की बात की गई है। और वो बहुत सस्ता लोन होता है कि इसके जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है उसी तरह इस फंड के माध्यम से उद्यमी लोन ले सकते हैं और अपनी जो भी खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर है उसमें कितना इसमें बात की गई है कि लगभग 100 मिलियन रोजगार मतलब यहाँ पर आते हैं। एक तरह से ऐसे फैक्ट और डाटा ना अपने मेंस के एग्जाम में आप इस्तेमाल करा को न्यूज़पेपर में जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो आप। और मेरी ये सलाह रहेगी कि आप है ना, चाहे हिंदी का कोई न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, आप डेली बेसिस पर है ना एक दो आर्टिकल जरूर पढ़ा करो, ताकि आपकी जो एक सोचने की क्षमता है और आपकी आंसर राइटिंग की क्षमता भी इसमें विकसित होगी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें तार्किक विश्लेषण करना होता है और वो तभी आएगा जब है ना हम कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हैं। देखो, निश्चित रूप से डेली बेसिस पर पढ़ना चाहिए, इनका लाभ मिलता है। नहीं अन्यथा क्या होता है कि हम कॉपी पेस्ट मटेरियल कहीं से पढ़ते रहते हैं तो उनसे उतना जो मानसिक विकास होता है उतना नहीं हो पाता। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई हिंदी का न्यूज़पेपर है वहाँ से डेली बेसिस पर कुछ आर्टिकल पढूं। क्योंकि मेंस की एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी हमने देखे भी नहीं है डायरेक्टली। तो उनका आंसर देना फिर आपकी मानसिक क्षमता पर डिपेंड करेगा। तो आप डेली बेसिस पर ऐसा करा करो कि एक दो आर्टिकल पढ़ो। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि ये जो जितनी भी सुविधा यानी इस फंड की बात की गई है, सुविधा का लाभ हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका लाभ हम उद्यमी मित्र पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। और उद्यमी जो मित्र पोर्टल वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऐसे आर्टिकल में प्रीलिम्स के फैक्ट के हिसाब से भी अच्छे मतलब आपको अपने नोट्स बनाने का लाभ मिल सकता है। तो सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल में आगे दिया गया है, देखो ऐसे डायग्राम आप पहले से बना के रखो अपने, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो नोट्स बनाओ। नोट्स के साथ ऐसे डायग्राम मतलब बनाया करो ताकि रियल एग्जाम में भी हम अपने आंसर राइटिंग को एक नवाचार प्रदान कर पाएँ। ऐसे आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं कि ऐसे आर्टिकल से हम मेंस की एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो डायरेक्टली हम धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे आर्टिकल से ऐसे डायग्राम बना लिया करो। जैसे इसमें क्या है कि जो भी हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि बूस्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड
जो भी ये फंड की बात की गई थी, एनिमल हस्बेंड्री जो अभी फंड की बात करें तो उसके क्या लाभ होने वाले हैं, तो इससे लाभ बहुत सारे इसमें पॉइंट आ सकते हैं। तो यदि इसको हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखते ना, तो मतलब 2-3 पॉइंट हम ऐड कर पाते, जबकि हम डायग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जैसे वहाँ पर 150 वर्ड या 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर होता क्या है कि डिमांड ये रहती है कि हम कम समय में कम स्पेस में ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस कर पाएँ, और यही मतलब हमारी क्षमता होती है, इससे अच्छे मतलब मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे इससे क्या लाभ मिलेगा कि सामाजिक और आर्थिक और पोषण विकास मिलने वाला है। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत 2.0 या आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि हम यदि स्थानीय स्तर पर ऐसे स्टार्टअप बनाते हैं, उद्योग मतलब ऐसे उद्योग लगाते हैं, तो कहीं नहीं लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ से कुछ प्रोडक्शन होगा तो उसको निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, तो कहीं नहीं कहीं हमारा आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसको फायदा मिलने वाला है। और जो भी गवर्नमेंट स्कीम जो चर्चा में रहती है ना, उसको अपने आंसर में डाला करो, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा पक्का, मतलब बहुत अच्छे अंक उससे आने वाले हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा मिल सकता है कि इससे कृषि और पशुपालन स्टार्टअप मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप कब ग्रो कर पाएगा, जब उनके पास निवेश होगा, यानी संस्थागत ऋण होगा। निवेश आएगा तो स्टार्टअप मतलब इकाइयाँ लगेगी, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा, फिर निर्यात बढ़ेगा, फिर हमारा जो चालू गाथाघाटी की समस्या है उसको कम किया जा सकता है, कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापार है उसको सरप्लस किया जा सकता है। तो ऐसे मतलब आइडियाज़ अपने आंसर में लिखा करो। इसके अलावा जैसे क्या होने वाला है कि वंचित वर्ग की सतत आजीविका को इसमें लाभ मिलेगा। हम जानते हैं कि कृषि और एनिमल हस्बेंड्री जो सेक्टर है उससे कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनसे वो लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं। हमने हाल ही में भी देखा था कि कोविड-19 के दौरान हमारा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है या सर्विस सेक्टर उसमें गिरावट आई है, लेकिन कृषि सेक्टर ने हमारे देश की इकोनॉमी को एक सतत मतलब रूप प्रदान किया है, यानी उसको बढ़ाने में योगदान दिया है। इसकी प्रमुख वजह ये थी कि अधिकांश मतलब 50% हमारी आबादी का भाग इन कार्यों में लगा हुआ है, तो इन सेक्टर का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें इसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी आयाम हैं इनको एड्रेस करके हमें इन समस्याओं का समाधान निकालना होगा। इसके अलावा ये फ़ायदा मिलेगा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, संस्थागत ऋण इनसे हम जोड़ रहे हैं इसके फंड के माध्यम से। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि काफ़ी दिनों से ये टॉपिक चर्चा में रहते हैं कि हमें पशुपालन ब्रीडिंग को बढ़ावा देना होगा, हमें जो कि हमारी देसी जो प्रजातियां हैं उनको हुई ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, उनके अंदर नए इनोवेशन नए रिसर्च हम कर सकते हैं, तो ऐसे टॉपिक यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो सप्लाई चेन है, जो भी हम जैसे दूध उत्पादन करते हैं या सब्जियों का उत्पादन करते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आती है कि जैसे गाँव में अच्छा प्रोडक्शन होता है तो शहरों तक पहुँचाने के लिए अच्छे मतलब सड़कों का विकास होना चाहिए, अच्छे मतलब प्रशीतन केंद्रों का विकास होना चाहिए, ऐसे मतलब प्रशीतन वाले ट्रक की व्यवस्था होनी चाहिए, या ट्रेनों की सस्ती ट्रेन किराया भाड़ा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आम जन तक मतलब सस्ती वस्तुएं पहुंच के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो किसानों को मतलब अच्छी आजीविका मिलेगी, यानी उनको अच्छा मूल्य मिलेगा उनको उत्पादन का, साथ ही साथ जो खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या रहती है उनको भी एड्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा दूध व मांस जो सप्लाई चेन है निर्यात को हम बढ़ावा दे सकते हैं, सतत समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। लोग हमारे देश की ये समस्या रहती है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है वो सस्टेन नहीं हो पाता, तो हम ये कर सकते हैं कि सभी सेक्टरों को एड्रेस करके हम डेवलपमेंट को मतलब सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे डायग्राम और ऐसे आइडियाज़ यहाँ पर आपको अपने आंसर में शामिल करना चाहिए। बाद में आर्टिकल में लास्ट में इसमें बताया गया है कि मतलब यदि ऐसा होता है तो इससे क्या लाभ होने वाला है, तो इसमें बताया गया है कि इस फंड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को भी एड्रेस कर सकते हैं और रोजगार के मुद्दों को भी एड्रेस कर सकते हैं। अभी देखो देश में काफ़ी मतलब बेरोजगारी का भी काफ़ी बुरा हाल है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है, तो उनको भी हम कैसे कर सकते हैं। यदि मतलब हम चाहते हैं कि ग्रामीण सेक्टर में रोजगार क्रिएट करें तो कहीं ना कहीं हमें मतलब निवेश की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, खादी जो इंडस्ट्री इकाई है उनको भी बढ़ाना होगा, ग्रामीण जो स्टार्टअप है एग्रीकल्चर से जुड़े उनको भी बढ़ावा देना होगा। ये कब कैसे हो पाएगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा निवेश की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, तो इन मुद्दों को हम एड्रेस कर सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे कैसे एड्रेस हो सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जैसे आजकल क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम जलवायु घटनाएं आ रही है, और इसके कारण कभी बाढ़, कभी मतलब अधिक वर्षा, कभी कम वर्षा, जिसके कारण हमारा जो कृषि सेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हम ये देखते हैं कि लेकिन साथ में जो पशुपालन सेक्टर है ना ये किसानों की आजीविका को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। हम जानते हैं कि जो हमारी देसी प्रजातियां, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, या मतलब गाय भैंस जो भी हो, वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने में बहुत मतलब अहम योगदान दे सकती है, क्योंकि वो सर्वाइव कर सकती है। जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है तो उनके अनुसार हमारी जो प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, वो भी उनसे लड़ सकती है, तो इनका जो उत्पादन प्रोडक्शन दूध का होता है, मांस का प्रोडक्शन हो सकता है, ऊन का प्रोडक्शन हो सकता है, ये निश्चित रूप से बढ़ता है। तो यदि कृषि सेक्टर में ज़्यादा नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई हम इधर से कर सकते हैं। और ये अभी मैं अपने आसपास देख भी रहा हूँ कि जो भी पशुपालन उद्योग है ना वो किसानों को एक केस इकोनॉमी मतलब डेली बेसिस पर दूध के माध्यम से या जैसे पशुपालन करते हैं तो उनको बेचने से उनको काफ़ी लाभ हो रहा है।
तो पशुपालन सेक्टर को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव है उनसे लड़ने में अहम योगदान देता है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारी जो खाद्य इंडस्ट्री है इसके अंदर ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज ज़्यादा होता है, तो यदि हम दक्षता को बढ़ावा देते हैं ना इन फंड के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, तो जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट के लक्ष्य हैं उनको भी हम हासिल कर सकते हैं। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि हम कितना उत्पादन करते हैं या कितना कंजप्शन करते हैं, उसके कारण वायुमंडल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है। तो जैसे हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दक्षता बढ़ेगी, यानी ऊर्जा दक्षता भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ ये होगा कि कंजप्शन को भी सही से मैनेज किया जा सकता है और जो वेस्टेज होता है उसको भी मैनेज किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। तो इससे मतलब ये भी बताया कि इस आर्टिकल में लास्ट में ये बताया गया, तो ऐसे आइडियाज़ आप मेंस के एग्जाम में लिखोगे ना तो मतलब एग्जामिनर को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करोगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनसे सब लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जैसे कि वैश्विक सप्लाई चेन के साथ हमारे जो फूड इंडस्ट्री है उसको जोड़ सकते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा एक आर्टिकल था, उसके माध्यम से मैंने कोशिश की कि आप कैसे मेंस के आंसर राइटिंग में वैल्यू एड प्रदान कर सकते हो अच्छे डायग्राम के माध्यम से। अच्छे अच्छे जो पॉइंट है, मतलब आंसर की विविधता वाले गहराई वाले आंसर को आप लिख सकते हो। तो ऐसी मेरी कोशिश होगी डेली बेसिस पर मैं अपने मेंस के सिलेबस को एड्रेस कर पाऊँ, जल्दी से आपका सिलेबस कर पाऊँ। मैंने ये चीज़ देखी है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास अच्छे रिसोर्सेज की कमी रहती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो मैं इस रिसोर्सेज को ही कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे अपने प्रयासों से आप लोगों को लाभ पहुँचा पाऊँ। तो लेसन पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि यार मेरा काफ़ी अनुभव है कि मैंने 4 मेंस आईज के लिखे हैं, जिनमें से मुझे 3 बार हिंदी मीडियम से ही इंटरव्यू फेस करने का मौका मिला है। तो एक अच्छा अनुभव है कि मेंस के एग्ज़ाम किस प्रकार हम पास कर सकते हैं, मेंस में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं डेली बेसिस पर ऐसे प्रयास करता रहता हूँ। जैसे ऐसे राइटिंग के मैंने अच्छे लेसन बना दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर मेरे ऐसे भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने जो नोट्स हैं हिंदी मीडियम के वो वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेसन पहुँचाऊँ, ताकि उन लोगों को रियल में मतलब बिना कोचिंग के ही अच्छे रिसोर्सेज मिल सकें। तो लेसन पसंद आए इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।